हेलो दोस्तों, आप सभी को कैरियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं जो आप सभी के लिए जो है इस बार सीटीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आज हम दिसंबर सीटीटी 2019 का जो है और 2018 का दिसंबर सीटीटी 2018 का जो है पेपर लेकर के आए हैं। इसमें से आज हम सीडीपी पर चर्चा करेंगे। पूरा 30 क्वेश्चन जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, आप सभी को पता है कि अब इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है क्या है, सीबीटी है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो उसमें आप सभी को अच्छा से क्या करना है, मतलब अच्छे से तैयारी कर लेना है, उसके बाद जो है एग्ज़ाम देना है। इसमें भी जो है पैटर्न इसी तरह से रहेगा। पहला भाग बाल विकास का रहेगा 1 से 30 तक, फिर गणित रहेगा, फिर पर्यावरण रहेगा, और जो भाषा 1 है वो 91 से 120 तक रहेगा, और भाषा 2 जो है वो जो है 121 से यहाँ पर देख रहे हैं 150 तक रहेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर हम चलते हैं डायरेक्ट। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, आनुवंशिकता वो चीज़ होती है जो हमें अपने पूर्वजों से द्वारा जो प्राप्त होता है। जो भी गुण हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं वो हमारी आनुवंशिकता होती है। और पर्यावरण जो हमें अपने चारों ओर से घेरे हुए है वो हमारा पर्यावरण है। तो बच्चों के विकास के लिए दोनों चीज़ क्या है, ज़रूरी है। तो एक में देख लीजिए, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होता है, ये सही है। सीखने और प्रदर्शन करने के लिए एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होता है, ये नहीं होगा, गलत बात है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों को जन्मजात विकार को दूर करता है, ये गलत है। जन्मजात विकार जल्दी दूर नहीं होता है। 4 में पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, ये गलत है। पर्यावरण केवल भाषा विकास पर ही नहीं, बहुत चीज़ पर डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं है, नहीं कहा जा सकता? तो एक में विकास गुणात्मक चरणों से आगे बढ़ता है, ये सही है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताए हुए हैं। इसे विकासात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं दी है। संवेदी पेशी अवस्था 0 से लेकर के 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, और अमूर्त 7-11 से ऊपर। तो उन्होंने बताए हैं कि विकास के जितने भी अवस्था है वो गुणात्मक रूप से आगे बढ़ता है। 2 में है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करता है, ये भी सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये गलत बात है, ये थॉर्नडाइक ने बोले हैं। और 4 में बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये क्या है, सही बात है। तो इतना समझ गए। चलिए दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? नहीं है का मतलब यानी 3 सही होगा और 1 गलत होगा। तो देख लीजिए, पूर्व संक्रियात्मक की जो अवस्था होती है वो जो है 2 से लेकर के 7 वर्ष तक की होती है। जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था दिए हैं उसमें से ये दूसरा अवस्था है। तो दूसरा अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, आप अनुमान लगाइए। 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक के बालक में, एक में है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, 2 में है प्रतीकात्मक विचार का विकास। प्रतीकात्मक विचार वो होता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट्स, यानी कि कोई चीज़ हम दिखा करके उसको उसके बारे में पूछ रहे हैं। यानी कि अगर कुकर दिखा रहे हैं तो वो बोलेगा कि इसमें क्या बनता है, चावल पकता है। अगर वो जो है, जैसे अगर मान लीजिए अगर वो कढ़ाई दिखा है तो वो समझेगा कि सब्जी इसमें बनता है। तो इसी तरह सिंबॉलिक चीज़, सिंबॉलिक दिखा करके हम, जैसे पेन दिखाए तो वो बोलेगा कि इससे लिखा जाता है, कॉपी दिखाए तो इसमें लिखा जाता है, किताब दिखाए तो इसमें पढ़ा जाता है। तो ये हुआ क्या, सिंबॉलिक थॉट्स, प्रतीकात्मक विचार। तो प्रतीकात्मक विचार जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों में ये आ जाता है। आप ही बताइए, प्रतीकात्मक कोई भी चीज़ हम अगर 2 वर्ष से लेकर के शुरुआत में नहीं, मान लीजिए अगर 5, 6, 7 वर्ष के बच्चों को अगर कोई चीज़ दिखाए तो वो समझ जाता है कि इसमें ये, इससे ये होता है, इसमें ये बनता है, दिखा करके करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो उसके बाद अहंग मान्यता, यानी कि खुद को जो है वो क्या करता है, ईगो सेंट्रिज्म, यानी अहंग मान्यता, यानी अपने आप को क्या करता है, मान्यता देता है। किसी दूसरे की बात को वो नहीं समझता है, यानी कि खुद अपने आप, यानी अहंग केंद्रितता, यानी खुद पर जो भी चीज़ करेगा वो खुद के लिए करेगा। 4 में अनुत्कर्मण्यता। तो अनुत्कर्मण्यता वो होता है कि जब कोई चीज़, जैसे हम उसके सामने में ये लिख दिए, जैसे अगर हम भी लिखे
और इसको हम W बना दिए तो वो इस चीज़ को नहीं समझ पाता है। तो यही है अनुत्क्रमणीयता, यानी कि मतलब मूल बिंदु से जो वापस नहीं आ पाता है। क्या होता है मूल बिंदु से, तो समझ गए। अनुत्क्रमणीयता मतलब है कि मूल बिंदु से वो होता है वापस नहीं आ पाता है, समझ गए। तो इसमें ये भी गुण होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अहंग मान्यता भी होता है, उसमें प्रतीकात्मक विचार भी होता है, लेकिन ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति जो है वो जो है संवेदी पेशीय अवस्था में ही रहता है, समझ गए। और इसमें थोड़ा मतलब ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति समझिए कि वो इस अवस्था में बहुत कम रहता है, वो नहीं रहता है। तो इसका क्या होना चाहिए, इस ऑप्शन ये होना चाहिए, ठीक है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। लेकिन जो ऑप्शन लिया गया है वो क्या है, प्रतीकात्मक विचार का विकास, समझ गए। तो हम इसमें ये भी बोल देते हैं कि आपको हम पूरा समझा दिए कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, लेकिन ऑप्शन लिया गया है प्रतीकात्मक विचार सीटेट के द्वारा, तो हम क्या लेंगे, प्रतीकात्मक विचार, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में क्या है देख लीजिए। 4 में है डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल जो है बच्चों को किस तरह से उसमें उसके स्वास्थ्य पर या उसके समाजीकरण पर या उसके विभिन्न मतलब विकास पर किस तरह का प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है डैश के अलावा, के अलावा रहे, के सिवाय रहे, इनको छोड़ करके रहे, नहीं रहे, तो उसमें हम क्या करते हैं 3 सही होता है और 1 गलत होता है, समझ गए, ये ध्यान रखिएगा। इसमें 3 सही होगा तो 1 में देख लीजिए, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, तो ये क्या होना चाहिए, ऑप्शन सही होना चाहिए। विदु में देखिए, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये भी सही बात है। इंद्रियों को क्या करता है, उत्तेजित करने का मतलब है कि इंद्रियों में क्या करता है कि मजबूती लाता है, परिपक्वता लाता है, समझ गए। 3 में देखिए, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। और 4 में देखिए, वे एक कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, तो ये भी सही है। इसका ऑप्शन ये जो है गलत हो जाएगा, समझ गए। वो टाइम बिताने के लिए नहीं खेलता है, वो क्या करता है अपने जो है संपूर्ण विकास करने के लिए खेलता है, कौशल प्राप्त करने के लिए खेलता है, शरीर पर निपुणता प्राप्त करने के लिए खेलता है, इंद्रियों को क्या करता है प्रशिक्षण देता है खेल के माध्यम से, समझ गए। तो इतना समझ गए होंगे। चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 नंबर। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 में क्या है, 5 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। यानी कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जो इसमें बच्चा अच्छा से सोच सकता है, मतलब बहुत तरह से सोच सकता है। तो 1 में देख लीजिए, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, तो इसमें हाँ या नहीं में उत्तर देना है, तो ये गलत बात है, इसमें तो सोचना होगा नहीं। सही जवाब क्या है, और पढ़िए, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, समझ गए। और देख लीजिए, विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो विभिन्न तरीके से कैसे हल कर सकते हैं, ये जो ऑप्शन है ये बच्चों को सोचने के लिए क्या करता है, गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। सही जवाब क्या है, ये ऑप्शन उतना क्या है मजबूत नहीं है। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, तो ये भी क्या है उतना सोचने के बारे में नहीं है। तो सही तरह बहुत अच्छा ढंग से सोचने पर या विभिन्न तरीके से अगर कोई चीज़ के बारे में हल ढूंढते हैं तो वो सोचने के लिए क्या करता है, हमें आमंत्रित करता है। समझ गए 5 का। चलिए अब देख लीजिए 6 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रगतिशील शिक्षा जॉन डीवी के विचारधारा पर आधारित है। इन्होंने परियोजना का प्रोजेक्ट प्रणाली का जोर दिया है, लैब विद्यालय पर जोर दिया है, करके सीखने पर जोर दिया है। तो इसमें देख लीजिए क्या है, तो पहला में है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, पहला ही ऑप्शन इसका बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग, ये सब उसमें नहीं है, कहीं पर भी चर्चा नहीं है। व्यक्तिगत अधिगम, ये तो ठीक है, लेकिन क्षमता समूह बनाना ये ठीक है। छात्रों की लेबलिंग जो है हम उसमें नहीं करते हैं, लेबल नहीं करते हैं कि ये तेज है तो ये तेज है, ये नहीं करते हैं। परियोजना विधि तो सही है, क्षमता का समूह बनाना सही है। रैंकिंग बच्चों में हम निर्धारित नहीं करते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन, करके सीखना हो जाएगा, परियोजना विधि हो जाएगा और सहयोग से सीखना हो जाएगा। समझ गए इतना। चलिए इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। 7 में देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। शिक्षा क्या है, स्वयं ही जीवन है। प्रगतिशील शिक्षा हम अभी बता चुके हैं। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, ये गलत बात है। स्कूली शिक्षा से ही नहीं होता है, हमें बाहरी जीवन से भी जोड़ना पड़ता है।
दो में है स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, ये तो गलत बात है। स्कूल भी बहुत क्या करता है, हर एक चीज़ में मदद करता है बच्चों के विकास में। बच्चे अपने जीवन से अनुभवों से तो सीखता ही है, लेकिन स्कूल भी जरूरी है। 3 में है स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें, ये सही है। और जीवन सच्चा शिक्षक है, ये उतना ऑप्शन अच्छा नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 का 3 नंबर हो जाएगा। स्कूल में शिक्षा जो है होने ऐसे कैसे हो, सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया से प्रतिबिंबित होनी चाहिए, यानी कि बाहरी जीवन से जोड़ के हमें उसको सिखाना है। समझ गए प्रगतिशील शिक्षा में। चलिए अब 8 नंबर देखते हैं, कोहल वर्ग से आगे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लीजिए कोहल वर्ग के बारे में क्या सब बोला गया है। कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के बारे में पूछ रहा है कि उनका योगदान जो है क्या है। निम्नलिखित कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि कौन सा जो है किसे जो है सबसे निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। समझ गए। तो यहाँ पर देख लीजिए कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो एक बार देखिए, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। उसके बाद देखिए, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है, ये तो गलत है। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। नैतिक तर्कना पर तो है, लेकिन कार्रवाई के बीच जो है एक अलग तर्कना स्थापित अलग संबंध स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, तो इसमें ये नहीं होगा इसका। 4 में है उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है, ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 का। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, 1 नंबर हो जाएगा। कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो 8 का ऑप्शन क्या होना चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए। चलिए, तो इसको समझ गए। कोहल वर्ग कहाँ के रहने वाले थे, तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। ये नैतिक विकास नैतिक सिद्धांत के बारे में बताए हैं। इनकी जो नैतिक सिद्धांत है वो नैतिक दुविधा पर आधारित है और नैतिक तर्कना पर आधारित है। समझ गए। यानी कि इसमें जो बोल रहा है नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित वो नहीं कर पाता है। समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। यहाँ पर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में, समीपस्थ विकास के बारे में बोला गया है कि वाइगोत्स्की के बारे में चर्चा किया गया है कि निम्नलिखित निकटवर्ती विकास, थोड़ा क्वेश्चन ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, यानी कि द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर टू, किसे बता रहा है, इसमें अच्छा उदाहरण दे रहा है उसका। तो 1 में है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। और 2 में देख लीजिए उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। 3 में है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ये इसका बहुत ही सबसे बेस्ट है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या करता है, बच्चा किसी अपने वयस्क से सहयोग के द्वारा क्या करता है, अपना लक्ष्य की प्राप्ति करता है। 4 में है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। ये नहीं होगा, ये भी इसका नहीं होगा और ये भी उसका नहीं होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, ये नहीं होगा। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, तो इसमें पूरी जिम्मेदारी लेता है, वयस्कों के सहयोग से सीखता है। और इसमें है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। बच्चा खुद कर सकता है, लेकिन जब वो उसको वयस्कों का थोड़ा सहारा मिल जाए। देखिए, जब बच्चा क्या करता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, बच्चों को बीच में सहारा देते हैं। कब देते हैं, तो बीच में सहारा देते हैं। और स्कैप होल्डिंग में हम शुरुआत में मदद करते हैं। समझ गए। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, वो क्या होता है, अस्थाई होता है। इतना समझ गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला देख लीजिए, एक उभयलिंगी व्यक्ति, उभयलिंगी यानी कि क्या है, उभय मतलब होता है दोनों, और लिंगी यानी कि लड़का और लड़की दोनों का गुण। तो इसमें देख लीजिए, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करते हैं। 2 में है आमतौर पर व्यक्ति में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तो ये क्या है, दोनों गुण उसमें होता है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, ये गलत है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, ये गलत है।
तो उभयलिंगी व्यक्ति में क्या होता है, दोनों गुण पाया जाता है, स्त्री और पुरुष, मर्द और स्त्री दोनों का गुण पाया जाता है। और पहला में क्या था, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, ये नहीं है, उसमें पुरुष और स्त्री दोनों का गुण होता है। इसमें बोल रहा है सिर्फ स्त्री का लक्षण, ऐसा नहीं है, दोनों गुण होता है। चलिए 11 में देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है। यानी कि जहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए, चिल्ड्रंस एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ दीज फॉलोइंग। जेंडर का रोल जो है, यानी कि लड़का और लड़की की भूमिका निम्नलिखित में से किस में सबसे अच्छा जो है ग्रहण करता है। तो मीडिया के द्वारा जो है बच्चा लिंग भूमिका के ग्रहण बहुत अच्छा से ग्रहण करता है, सामाजिकरण के द्वारा भी करता है, अपनी संस्कृति के द्वारा भी लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है। लेकिन ट्यूशन के द्वारा जो है दोस्तों, ये जो है लिंग भूमिकाएं ग्रहण नहीं करता। इसमें ज़्यादातर इस तीनों ऑप्शन के मुकाबले ये बहुत कमज़ोर ऑप्शन है। तो इस तीनों में क्या हो जाएगा, बच्चे, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्यूशन को छोड़ करके अन्य सभी में क्या करता है, बच्चा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है। तीनों में क्या होता है, नियम, कुछ ना कुछ नियम होता है, लेकिन ट्यूशन से हम उतना लिंग के बारे में ज़्यादातर नहीं सीखते हैं। चलिए 12 में देखते हैं। 12 में देखिए, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, यानी कि स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट होता है उसके परीक्षण के बारे में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। आलोचनाओं में से एक है कि, यह है कि, आलोचनाओं में से एक, यानी कि इसमें से मतलब एक है, कौन सा, 3 सा सही होना चाहिए, इसमें 3 ठो और 1 ठो इसका आलोचना होना चाहिए। तो एक में देख लीजिए क्या है, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए पक्षपाती है। 2 में है, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, ये तो गलत बात है, मतलब उनकी भाषा को हम समझ सकते हैं, समझ गए। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, तो ये भी क्या है, ये परीक्षण जो है हम को इसमें बोले निम्नलिखित परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, तो इसमें एक तरह समझ लीजिए कि मानकीकृत परीक्षण जो होता है और इसमें उसकी भाषा को समझना मुश्किल है। अच्छा, पहले चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, यानी कि इसमें स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट है उसकी आलोचना इसमें से कौन सा है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि एक में, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। 2 में, उसकी भाषा को समझना क्या है, मुश्किल है। 3 में है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता। और 4 में है, यहाँ पर ऊपर थोड़ा कर देते हैं, और 4 में क्या है, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो इसका क्या है कि इसमें देख लीजिए, इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए 12 का, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए क्या है, वो पक्षपाती हैं। तो देखिए, मानकीकृत परीक्षण जो है दोस्तों, उस परीक्षण को कहते हैं जिसका निर्माण परीक्षण जो है विशेषज्ञों के द्वारा क्या होता है, विधिवत रूप से किया जाता है। तो इसकी भाषा को हम क्या करते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और जो है विशेषज्ञों द्वारा जो क्या किया जाता है, मतलब विविध रूप से क्या किया जाता है, इसको तैयार किया जाता है। तो आवश्यकता अनुसार जो है दोस्तों, शिक्षकों द्वारा तथा पाठ्यक्रम विशेषज्ञों की सहायता से भी इसे हम कर सकते हैं। शिक्षकों जो बना सकता है और पाठ्यक्रम जो हमारा है उससे भी कर सकते हैं। इस तरह से परीक्षण का जो है कार्यान्वयन और जो है अंकन का जो क्रियान्वयन करते हैं, हम जो बनाते हैं, जो कार्यान्वित करते हैं अपना जो परीक्षण, तो वो क्या होता है, ये इसका प्रतिनिधित्व जो है क्या है, मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, और यह इसके क्या है, पक्षपाती है। इतना समझ गए। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, समझ गए। ये मानकीकृत स्टैंडर्डाइज जो परीक्षण है, इसको ज़्यादातर जो है लोग आलोचना करते हैं, इसीलिए कि क्योंकि एक तो एक होता क्या है कि इसमें ये स्टैंडर्डाइज है, ये जो बनाया हुआ नियम है वही नियम पर चलता है, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, आलोचना किया जाता है। तो ये क्या है, एक मुख्य धारा की संस्कृति का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। जो भी मानकीकृत परीक्षण में होता है दोस्तों, वो एकदम फैक्ट होता है, समझ गए। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है। एकाधिक यानी कि एक से अधिक बुद्धि, तो उसमें बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, ये नहीं होगा।
बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। 3 में पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभाव, और 4 में है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो एकाधिक बुद्धि मानने का सिद्धांत मतलब है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। समझ गए, ये सब इसका नहीं होगा, इसमें बस एक ही है। 14 में देख लीजिए कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। किस लिए और कैसे करते हैं। सीखने के लिए मूल्यांकन जो होता है दोस्तों, हम उसको जो है मतलब किसी भी अधिगम की प्रगति को हम पता करते हैं कि बच्चा कितना तक सीखा है, उसमें क्या त्रुटि है, ये हुआ। और सीखने का मूल्यांकन जो है ये हम उपलब्धि का पता करते हैं कि लास्ट में बच्चा जो है ये सीखने का मूल्यांकन जो हम अधिगम के सबसे लास्ट में करते हैं। यानी कि जो मूल्यांकन जो परीक्षा होता है हमारा वो सीखने का मूल्यांकन या के मूल्यांकन है। और सीखने के लिए मूल्यांकन वो होता है जब बीच बीच में हम बच्चों की जो है मतलब उसकी टेस्ट करते हैं, उसको जो है उसकी अधिगम की जो प्रगति है उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें देख लीजिए कौन सा है। एक में है बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। 2 में है बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। ये तो सीखने की रणनीति तो इसमें पता है, ये सिर्फ जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, सीखने के लिए आकलन के लिए। क्या है ये, सिर्फ सीखने के लिए आकलन के लिए है। क्योंकि वो सीखने के लिए आकलन में क्या करते हैं, बच्चों की ज़रूरतों को हम जानते हैं, उसकी रुचि को जानते हैं और उसके अनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करते हैं। और 3 में देख लीजिए आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने। तो ये तो सिर्फ क्या है, ये जो हो गया आवधिक अंतरालों पर, यानी कि एक अवधि के लास्ट में। तो ये क्या होगा, सिर्फ जो है सीखने के मूल्यांकन हो गया। समझ गए। और 4 में देख लीजिए क्या है। 4 में बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करना। तो ये भी प्रगति तो हो गया, ये क्या है, सीखने के लिए आकलन के बारे में ही बता रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर। बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर दोनों को हम इसमें क्या करते हैं, जानते हैं। दोनों के बारे में ना चर्चा है, इसीलिए इसमें क्या है, पहला में है सीखने के लिए आकलन। तो सीखने के लिए आकलन में क्या करते हैं, बच्चों की प्रगति का पता लगाते हैं और सीखने के आकलन में उसकी उपलब्धि का पता लगाते हैं। समझ गए। चलिए अब 15 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो नहीं है, तो नहीं में क्या होगा, 3 सही होगा और 1 गलत होगा। देख लीजिए 15 में क्या है, इसे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया, तो सही बात है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ये भी सही है। 3 में यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, ये भी सही है। और 4 में यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने पर उपयोग करते हैं, ये गलत बात है। ये हम उसमें जो है रैंकिंग नहीं निर्धारित करते, उसमें कुछ खूबियाँ नहीं निकालते। समझिए। चलिए सतत और व्यापक। सतत का मतलब हो गया निरंतर और व्यापक का मतलब हो गया सभी क्षेत्रों का हम मूल्यांकन करते हैं। बच्चों को निरंतर जो है हम उसका क्या करते रहेंगे, मूल्यांकन। ये जो है एनसीएफ भी इसका जो है क्या करता है, सपोर्ट करता है कि बच्चों को हमें सतत और व्यापक मूल्यांकन करना है। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं क्या है। बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है। प्रतिभाशालिता क्या है, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतर क्रिया के कारण हो सकता है। एक संसाधन समृद्ध वातावरण, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, एक सफल माता पिता और एक अनुशासित दिनचर्या। तो बच्चों की जो प्रतिभाशालिता के डैश के कारण हो सकती है, तो अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतर क्रिया के कारण जो है ये हो सकता है। इसका ये 1 नंबर इसका ऑप्शन सबसे बेहतर है। इसमें क्या है, एक ही चीज़ के बारे में बताया गया है ना तीनों में, तो इसीलिए उसमें दोनों चीज़ के बारे में बताया गया है। चलिए अब आगे देख लीजिए 17 में। 17 में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है और उनके संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उसका उपयोग करता है। 3 में उसकी भाषा को हतोत्साहित जहाँ देखेंगे आंसर काट देंगे। बच्चों को उसकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका ये ऑप्शन जो है सही है। उसकी संस्कृति, जो भी बच्चा दूसरे जगह से आता है या फिर कहीं किसी भी आर्थिक या सामाजिक स्थिति वंचित पृष्ठभूमि से जो बच्चा आता है, उसके जो है भाषा, वहाँ की उसकी जो भाषा है, उसकी जो संस्कृति है, उसका हमें क्या होना, महत्व देना चाहिए और उसके अनुसार उसे पढ़ाना चाहिए। चलिए 18 नंबर देख लेते हैं।
कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। एक में है कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है कि एक में शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए, ये तो नहीं होगा। उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर यह नहीं होना चाहिए। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर यह भी नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, शिक्षक द्वारा जो अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके से के उपयोग पर कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर। समझ गए? इतना तो समझ गए होंगे। कोई भी सामाजिक आर्थिक रूप से पृष्ठभूमि से जो बच्चा आता है उसको समझ गए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। 19 नंबर देखते हैं। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? जो अति संवेदनशील है, समझ गए, तो उस बच्चों को हमें मदद सीखने में किस तरह से मदद करनी चाहिए? तो इसमें उपयुक्त नहीं है 100 बोल रहा है, तो 3 सही होना चाहिए और 1 गलत होना चाहिए। एक में है एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, और B2 में है अधिगम के वैकल्पिक तरीके की पेशकश करना, ये तो सही है। 3 में है उसके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, ये भी सही है। और 1 में क्या था, एक कार्य को छोटे प्रतिबंधित खंडों में तोड़ना। छोटे कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसको पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा समझेगा, उसको सिखाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा से समझ पाएगा। और बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए 20 नंबर देखते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो अलग अलग सोच रखता है, यानी कि विभिन्न तरीक़ा से सोच सकता है। तो उसमें विकलांग तो होगा नहीं। डिसलेक्सिया ये तो होगा नहीं। क्या होगा, सृजनात्मक या प्रत्यास्थी, इसमें क्या हो जाएगा, सृजनात्मक होगा। सृजनात्मक बच्चे जो है ये विभिन्न तरह से सोच सकता है। समझ गए? तो इसमें डिसलेक्सिया क्या है, जो पढ़ने से संबंधित जो अक्षमता होता है वो क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है। समझ गए? चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता? देख रहे हैं दोस्तों, नहीं वाला ऑप्शन क्वेश्चन जो है बहुत आ रहा है, तो आपको नहीं वाले पर ज़्यादा ध्यान देना है। नहीं रहेगा, के अलावा, के सिवाय, के अतिरिक्त, ये सब रहेगा तो उसमें एक ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा और बाकी सही होता है। चलिए इसमें देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है? तो देख लीजिए, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, ये क्या है, सही है। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, ये भी सही है, क्योंकि गलतियां जो है अधिगम का क्या है, हिस्सा है। समझ गए? 3 में देखिए, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, ये भी सही है। और अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, ये गलत है। अभिसरण उत्तर का मतलब हो गया कि आप एक ही तरीके, जिस क्वेश्चन का जो आंसर जो एक ही तरीका से होगा वैसा क्वेश्चन आप बार बार पूछते हैं, तो ये क्या है, गलत है, इससे समस्या हल नहीं होगा। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? पूछ रहा है क्या, कि कौन सा एक संवेग है? तो 1 में है स्मृति। स्मृति क्या है, स्मृति यानी कि मेमोरी। उसके बाद देख लीजिए, 2 में है डर, 3 में है ध्यान और 4 में है उत्तेजना। तो मेमोरी जो है ये कोई स्मृति अति, ये संवेग नहीं है। ध्यान जो है, अटेंशन जो है दोस्तों, ये भी कोई संवेग नहीं है। और उत्तेजना, स्टिमुलस जो है, ये भी क्या है, ये कोई संवेग नहीं है। डर जो है दोस्तों, ये क्या है, संवेग है। डर एक ऐसी संवेगात्मक स्थिति है दोस्तों जिसमें हम खतरनाक वस्तु या व्यक्ति के प्रति क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे क्या होता है, आसानी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है डर के द्वारा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं तो बहुत दिन तक डरते ही रह जाते हैं। तो डर क्या है, एक संवेग है। 14 प्रकार का संवेग है, तो उसी में से डर एक संवेग है। चलिए, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध उत्पादन होता है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। यानी कि ऐसा समझिए कि बच्चा गया किसी दूध के दुकान पर और वहाँ पे दूध बन रहा था, तो वो अपने अनुभव को क्या कर रहा है, बता रहा है। तो इसमें देख लीजिए, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, ये गलत है। ये तो अपने मन से बता रहे कुछ भी। 2 में बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, ये सही है। उसका वो अपना क्या कर रहा है, अनुभव बता रहा है। और बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा, ये गलत है। और 4 में है बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, ये गलत है। ये गलत है। क्या ऑप्शन हो जाएगा, 2 नंबर इसका सही होगा। कोई भी बच्चा कहीं पर अगर जा रहा है, मार्केट में ही गया, वो वहाँ पर जो भी चीज़ देखता है वो उसके अनुभव में क्या कर लेता है, समाहित कर लेता है। और अपने कभी भी कोई उसका ज़रूरी होता है तो वो उस अनुभव को व्यक्त करता है, समझ गए। चलिए अब 24 नंबर देखते हैं। 24 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसमें क्या होता है कि जो सबसे बेटर होता है वो ढूंढना रहता है। एक में है, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। क्या है, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, अनुशासन बनाए रखना। तो ये उसका अच्छा वर्णन नहीं कर रहा है। 2 में है, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना, ये भी नहीं होना चाहिए। 3 में है, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय, ये भी नहीं होना चाहिए। 4 में आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सके, यानी कि जहां पे बच्चा अंतर क्रिया करके सीख सके, समझ गए। तो ये सबसे अच्छा शिक्षक की भूमिका का वर्णन करता है। ये तीनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए 25 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, यानी कि समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। इसमें देख लीजिए, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों के पहुंच से परे हो, तो परे नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके जो है पहुंच के नज़दीक होना चाहिए, ठीक है। 2 में, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली मतलब ताक या शेल्फ में रखी हुई हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके, समझ गए। और 3 में देख लीजिए, ये ऑप्शन हमको बहुत अच्छा लग रहा है। 3 में देख लीजिए, अलमारी में, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। 3 में बोले, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में 1 बार मुफ्त खोला, ये गलत होगा, ये भी गलत था। और 4 में, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। क्या होगा, प्रोत्साहित करती है, तो ये होना चाहिए वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि हो और जहाँ से पे बच्चों के पहुँच की चीज़ हो, समझ गए, बाल साहित्य हो, जिससे बच्चा वहाँ पे सीख सके, अधिगम कर सके। तो क्या होना चाहिए, 2 नंबर इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है, समझ गए। चलिए अब 26 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा के पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का, तो पाठ्य पुस्तक जो है बच्चों के अधिगम में क्या भूमिका निभाते हैं उसको देखते हैं। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, ये तो सही लग रहा है हमको। और भी देखते हैं, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं, ये गलत है। सभी जगह का अलग अलग होता है, सभी का पाठ्य पुस्तक अलग अलग, उसकी क्षमता, उसकी रुचि, उसके परिवेश के अनुसार होता है। चलिए 3 नंबर देखते हैं, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, ये भी नहीं होगा। और वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ये 4 में क्या बोला, वे संसाधन रहित, यानी कि छोड़ करके, संसाधन तो है ही, इसमें बोला संसाधन रहित होना, संसाधन को छोड़ करके, तो ये गलत है। चलिए अब एनसीएफ के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 जो है अपनी समझ किससे लिया है, तो ये रचनावाद से लिया है। रचनावाद ये कहते हैं कि बच्चों को हमें करके सीखने देना चाहिए, उसको अपने अनुभव से सीखने देना चाहिए, उसको बाहरी जीवन से जुड़ के सिखाना देना चाहिए। ये क्या होगा, रचनावाद, इसका डायरेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं। 28 में देखिए, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है कब, जब वो प्रश्न पूछे, विभिन्न तरह के क्रियाकलाप करे,
तो देख लीजिए वे अच्छी तरह से वर्दी पहन के आए, ये तो नहीं होगा ऑप्शन, ये उतना अच्छा नहीं है। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखे, ये भी उतना अच्छा नहीं है। वे सभी उपस्थिति में नियमित रहें, ये भी नहीं है। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, तो ये जो है प्रेरित, इससे बच्चों समझा जाता है। समझ गए। चलिए अब 29 नंबर देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के, इसमें क्या समझ, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो एक में देख लीजिए, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। 2 में है, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। 3 में है, कक्षा में सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। और 4 में है, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन हमको लग रहा है, तो ये 4 नंबर इसका ऑप्शन जो है सबसे अच्छा ऑप्शन है। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। अनुशासन किस तरह से अधिगम में मदद करता है, देख लीजिए। 1 में बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने में। और 2 में है चुप्पी साधने के लिए। 3 में शिक्षकों को निर्देश देने में। 4 में बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। ये तो होगा नहीं, शिक्षकों को निर्देश नहीं देने देता है, चुप्पी साधने के लिए नहीं है, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं।